दोस्तों, भारत को 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के बड़े बड़े दावे एक तरफ हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से जो एक खबर आ रही है सामने, वो काफ़ी चिंताजनक है। क्या आप जानते हैं, इस साल यानी कि 2026 में एशिया महाद्वीप की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी कौन सी है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो करेंसी और कोई नहीं, हमारे भारत का रुपया है। जी हाँ, इस साल रुपया एशिया महाद्वीप की सबसे कमज़ोर करेंसी साबित हुआ है और ये शायद अब तक की सबसे ख़राब परफॉर्मेंस है। ग्लोबल मार्केट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण, दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर देशों से उठाता है, खासकर वेनेजुएला से, जो कि काफ़ी दूर है, जिसके लिए हमें भारी मात्रा में डॉलर चुकाने पड़ रहे हैं। दूसरा कारण, जितने भी विदेशी इन्वेस्टर हैं वो भारत की शेयर बाज़ार से अपना रुपया वापस निकाल रहे हैं, जिसके कारण डॉलर भारत देश से बाहर जा रहा है। तीसरा कारण, अमेरिका में ब्याज दरें काफ़ी ऊंची बढ़ी हुई हैं, जिस कारण दुनिया भर के इन्वेस्टर भारतीय मार्केट से रुपया निकाल कर अमेरिका की सुरक्षित एसेट्स में लगा रहे हैं, यानी कि संपत्ति में लगा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी तेज़ी से रुपया गिरता रहा तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह आंकड़ा जल्द ही 100 के पार कर जाएगा और फिर इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पे पड़ेगा। महंगाई और बढ़ जाएगी, पेट्रोल से लेकर डीजल तक बाहर से आने वाली चीज़ें भी और महंगी हो जाएंगी। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि यह सिर्फ क्या बाहरी हालातों के कारण है या फिर हमारी अंदरूनी आर्थिक नीतियों में भी कहीं कोई कमी छूट गई है। अब ये बात तो रही कि एशिया महाद्वीप में भारत की करेंसी की हालत की। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। भारत यहीं सिर्फ पीछे है, लेकिन वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के मामले में भारत नंबर 1 पे है। दोस्तों, अभी 2 महीने पहले तक हर तरफ चर्चा थी कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है और दावा ये किया जा रहा था कि बहुत जल्दी ये टॉप 3 देशों में शामिल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको इस चमकदार तस्वीर के पीछे का कड़वा सच पता है? सच तो यह है कि जिस भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ के चौथे नंबर पे पहुंच गई थी, वह अभी वर्तमान में 6ठे नंबर पे आ गिरी है। लेकिन वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के मामले में भारत शीर्ष पे काबिज हो गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत 3 लाख करोड़ का कर्जदार है और वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार भारत देश है। अब फिर से सवाल यह उठता है कि हम जब वर्ल्ड बैंक से इतना भारी कर्ज ले रहे हैं कि इतने सारे देशों के बीच में सबसे ज़्यादा कर्ज भारत देश के ऊपर है, तो उस हिसाब से तो हम इकॉनमी के मामले में और विकसित देशों के मामले में पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पे तो होने चाहिए थे ना, इतना कर्ज लेने के बाद। क्या इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है या भारत एक ऐसे जाल में फंस रहा है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों पे भारी पड़ेगा? तो आइए आज वीडियो में बिना किसी पॉलिटिकल एजेंडे के निष्पक्ष होकर इस पूरे सच को डिकोड करते हैं। आखिर सरकार वर्ल्ड बैंक से कर्ज क्यों लेती है? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वर्ल्ड बैंक से जो हम कर्ज लेते हैं वह एक नॉर्मल हम जो बैंक से लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं उसके तरह बिल्कुल नहीं होता है। वर्ल्ड बैंक से लिया गया लोन, कोई भी देश जाके वर्ल्ड बैंक से ये नहीं कह सकता है कि हमें अपने नेताओं के लिए सैलरी बांधनी है, उनका कर्जा निपटाना है, उनका कर्जा निपटाना है, हमें लोन दे दो। वर्ल्ड बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक लोन देता है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए, जैसे कि बड़े बड़े एक्सप्रेसवे, मेट्रो, रेलवे और जैसे हर घर साफ जल पहुंचाने वाला मिशन आदि। अब इसके 3 बहुत बड़े फ़ायदे होते हैं जो देश को आगे बढ़ाते हैं। पहला फ़ायदा, ब्याज दर। वर्ल्ड बैंक से लिया गया कर्ज बहुत ही मामूली ब्याज दर पे मिलता है, जिसकी ब्याज दर 1 से 2% रहती है, जो कि नॉर्मल बैंक के मुकाबले बहुत कम होती है। दूसरा फ़ायदा, लंबा समय। कर्ज लेने के बाद उसको चुकाने के लिए 30 से 40 वर्ष का समय दिया जाता है, जिसके कारण इकॉनमी पे दबाव नहीं पड़ता है। तीसरा फ़ायदा, इकॉनमी बूस्ट। जब इस पैसे का सही यूज किया जाता है तो बड़े बड़े उद्योग लगाए जाते हैं, लोगों को रोज़गार के साधन मिलते हैं, लोगों की इनकम बढ़ेगी। जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात फिर से यह है कि जब सब कुछ इतना अच्छा ही है तो फिर क्यों बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो हैं वो क्यों खतरे की घंटी बजा रहे हैं इस बढ़ते कर्ज को देखकर? अब बात करेंगे हम इनसे होने वाले सबसे बड़े नुकसानों की, दुष्प्रभावों की। देखिए, पहला नुकसान, डॉलर और रुपये का खेल। भारत वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेता है वह उसको रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर में मिलता है। मान लीजिए आपने वर्ल्ड बैंक से 6000 करोड़ का लोन लिया। उस समय डॉलर की कीमत मात्र 60 रुपये होती है। 10 साल बाद डॉलर की कीमत हो जाती है 80 रुपये। अब
10 साल बाद आप बिना कुछ किए, बिना उससे दोबारा $1 लिए, आपको 6,000 की जगह अब उनको 8,400 करोड़ रुपए पे करने होंगे। और ये समस्या तब और बड़ी हो जाती है जब आपने वर्ल्ड बैंक से लिया गया रुपया समय पे यूज नहीं किया, सही तरीके से यूज नहीं किया। क्योंकि वर्ल्ड बैंक से लोन सिर्फ भारत ही नहीं लेता, अन्य देश भी लेते हैं। अगर बात करें हम चाइना की, अगर चाइना लोन ले रहा है तो वह उसका सही उपयोग करता है और अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाता है, जैसे कि मेट्रो बनाना, बड़े बड़े पुल बनाना और अपने जो क्या है बड़े बड़े उद्योग लगाना। तो वो उनको 2 से 3 साल में तैयार कर देते हैं। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट को बनने के लिए 2 से 3 साल ऐसे ही निकल जाते हैं और प्रोजेक्ट बनते 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 6 से 7-8 साल लग जाते हैं, और वो भी सक्सेस हो ना हो कोई गारंटी नहीं है। जब हम वर्ल्ड बैंक से अगर रुपया ले रहे हैं और उसको सही समय पर लगा के उससे कमाई नहीं करने लग जाएंगे, उसका सही उपयोग नहीं करने लग जाएंगे, उससे रोज़गार के साधन नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। फिर वो रुपया ये लोग कहाँ से भरते हैं? वो रुपया जाता है फिर भारत के टैक्स खजाने से, आपके और हमारे टैक्स के पैसे से। जबकि वो चुकाना चाहिए था हमें जिस काम के लिए हमने लिया था रुपया, भारत के स्ट्रक्चर के लिए, भारत को विकसित विकासशील देश बनाने के लिए, फिर उसी से कमा के उसी को भर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता हमारे भारत में। दूसरा कारण ब्याज का चक्रव्यूह। जब ब्याज समय से चुकाया नहीं जाता है, वहाँ से लिए गए रुपये से को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, फिर हम सिर्फ ब्याज दर चुकाने में रुपया खर्च करते रहते हैं। जो हमारा टैक्स का पैसा हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स, स्कूल, गरीबों को भलाई में लगना चाहिए था, वह एक मोटी रकम हर साल या हर मंथ बाहर देशों में कर्जा चुकाने के लिए यूज होती है। तीसरा नुकसान, वर्ल्ड बैंक की नीतियाँ और शर्तें। जब वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कराता है तो वो यह नियम शर्तें भी रखता है कि जो भी सब्सिडियाँ हैं, कई जगहों पे सब्सिडियाँ मिलती हैं, उनको वो कैंसिल कर देता है। और साथ ही वो ये नियम भी रखता है कि विदेशी कंपनियों को भी भारत में स्थापित किया जाए, जिस कारण ये होता है कि भारत के जो छोटे मोटे उद्योग होते हैं, चाहे वो किसान हो या अन्य हो, उन लोगों को भारी नुकसान होता है। ये तो रही भारत की बात। भारत इस समय, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कि वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार हो चुका है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अन्य देश लोन नहीं लेते हैं। अब अन्य देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेके कैसे काम कर रहे हैं आप खुद देख सकते हैं। आज चाइना का है, जापान का है, कहने की ज़रूरत नहीं। इतना कर्जा लेने के बाद अगर उस रुपये का सही उपयोग किया जाए तो क्या नहीं हो सकता है। एक समझने वाली बात है, अगर आप कहीं से लोन लेके कोई अपना उद्योग चालू करते हैं या छोटा भी कोई भी व्यवसाय चालू करते हैं, तो आप किस पर्पज़ से लेते हैं कि हाँ मैं इस यहाँ से 5 लाख का 10 लाख का लोन लेता हूँ, मैं एक बिज़नेस शुरू करूँगा, उसी बिजनेस से मैं कमाई करके उसी लोन को चुकता करूँगा। सीधा फंडा यह है कि जब आप बिजनेस लोन लेते हैं मार्केट से या किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उस बिज़नेस को लोन लेने के बाद जल्दी से जल्दी चालू करें, ताकि आप जितने कम समय में अपने बिज़नेस को चालू करेंगे उतने ही जल्दी आपका बिज़नेस चालू होगा, आपकी इनकम बढ़ेगी और आप जल्दी ब्याज को चुकता कर पाएंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर एक पुल का निर्माण भी हो रहा है तो जो पुल हमारा 1 साल में 2 साल में तैयार हो जाना चाहिए, उसको सालों साल लग जाते हैं। भाई चाइना जैसे देशों को देखो ना, अमेरिका जैसे देशों को देखो ना, कोई प्रोजेक्ट का टाइम अगर 2 साल है तो वो 2 साल के अंदर अंदर वो चालू कर देते हैं, उसके बाद वो उनका इनकम का जरिया बन जाता है। चाइना की तो कंडीशन इस समय ऐसी है कि वे और देशों को लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, लोन ले भी रहे हैं और उस लोन को सही तरीके से यूज करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रहे हैं और उसके बाद फिर लोन बांट रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत की आपको स्थिति पता है, तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ल्ड बैंक आखिर क्या है, ये क्या करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। लेकिन सोचने वाली बात फिर से ये है कि इतना कर्जा लेके हमारा देश किस ओर जा रहा है। ना देश में गरीबी कम हो रही है, ना देश में महंगाई कम हो रही है, ना देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, ना लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, बेरोज़गारी की भी मार है यहाँ। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।